तो कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तैयारी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आया हूं। तो चलिएगा, बिना किसी विलंब के चलते हैं हम अपनी क्लास पर। तो बच्चे, जैसे कि आप जानते हो, आज का ही पहला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय बच्चे जो बना हुआ है वो है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1960 में। तो आंसर बच्चे क्या लगाएंगे आप इसका? आंसर लगाएंगे आप इसका ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न लिखा है बच्चे, हिंदी की उत्तराधिकारिक भाषा या हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? अवधी की, ब्रज की, देवनागरी या संस्कृत की? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो है वो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं आती? तो मध्य प्रदेश के अंदर प्यारे साथियों मालवी बोली बोली जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर निमाड़ी बोली जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेली बोली जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर बांगरू नहीं बोली जाती, क्योंकि यह बच्चे हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न आपके सामने है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे साथियों? तो याद रखना, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये वर्णों के दो भेद होते हैं। क्लियर है? चलो, पांचवा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक या योगिनी? तो बच्चे, जब भी आपको स्त्रीलिंग शब्द पहचानना हो तो आप शब्दों के साथ विशेषण लगाइए। जैसे आपका मालिक जो है वो अच्छी मालिक है या अच्छा मालिक है, तो आप कहेंगे अच्छा मालिक है, तो ये तो पुल्लिंग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है। पाठक, मुझे एक अच्छा पाठक चाहिए पाठ पढ़ने के लिए, है ना। और कहार भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यानी बच्चे यहाँ पर जो योगिनी लिखा हुआ है यही स्त्रीलिंग है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर आप लोग डी लगा देंगे। छठवां प्रश्न देखिए बच्चे, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। देखो, नायिका स्त्रीलिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है, लेकिन धावक शब्द जो है वो कैसा है? पुल्लिंग है। तो छठवें प्रश्न का आंसर भी डी होगा। सातवां प्रश्न क्या है साथियों? शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षकों, शिक्षका, शिक्षिकाएं या शिक्षक गण? तो याद रखना प्यारे साथियों, शिक्षक के साथ गण समुदाय बोधक शब्द लगकर इसका बहुवचन रूप स्थापित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में काफी बार देखने को मिले हैं। आठवां प्रश्न, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द में कारक बताना है, क्या है? तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, क्या खरीदा? कपड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाजार से खरीदा, क्या खरीदा? कपड़ा। कपड़ा क्या हो गया? कर्म। तो याद रखना, यहाँ अगर रेखांकित शब्द कपड़ा है तो यहाँ कपड़ा जो है वो कर्म है, तो आंसर इसका बच्चे सी ही लगाना पड़ेगा। तो यानी आंसर हो जाएगा कर्म कारक। इसी क्रम में नौवें प्रश्न पर पढ़ते हैं, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताना है। यह मेरी पतंग है, यहाँ आपको बताना है रेखांकित शब्द क्या है? निश्चयवाचक शब्द नाम, अनिश्चयवाचक शब्द नाम, निजवाचक शब्द नाम या प्रश्नवाचक शब्द नाम? तो प्यारे साथियों, यहाँ मेरी शब्द जो है वो सर्वनाम है, और ठीक इसके पहले अगर यह लिखा हुआ है तो समझ लेना कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो बच्चे आंसर क्या लगा देना? ऑप्शन ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों। साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए एक बार समझते हैं कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है बच्चे। यहां पर आप बताइए, समझदार में कौन सा विशेषण हो सकता है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? तो याद रखना प्यारे साथियों, समझदार शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण शब्द के में आएगा। तो ऑप्शन डी लगा। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र? तो प्यारे साथियों, अंधा युग तो धर्मवीर भारती की है। अंधा युग तो धर्मवीर भारती की है। ये किस किस को पता थी? सच बताना, धर्मवीर भारती की। तो बच्चे यहाँ पर आपको यही आंसर मिल जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध का नहीं है। तो आंसर ए लगा देना। लज्जा जो रचना है वो किस लेखिका के द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना, यह पुस्तक लिखी गई तस्लीमा नसरीन के द्वारा, यानी 12वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। 13वां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये बताओ, शहर शब्द क्या एक है? इस
विश्व में न जाने कितने शहर हैं। हाँ, अगर हम किसी शहर का पर्टिकुलर नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, जैसे आगरा, जैसे दिल्ली, जैसे नोएडा, जैसे ग्वालियर। लेकिन अगर शहर लिखा है तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा प्यारे साथियों। तो आंसर क्या लगाएंगे? हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को? तो 13वें प्रश्न का आंसर आप ए लगाते हुए आगे बढ़ेंगे और 14वें प्रश्न का आंसर लगाएंगे। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तो तद्भव शब्द जो होते हैं, जो संस्कृत के शब्दों में अगर कुछ बदलाव हो जाए तो वो क्या बन जाते हैं? तद्भव बन जाते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जरा 15वां प्रश्न करके दिखाइए। अच्छा, तत्सम शब्द इनमें से पहचानना है। देखो, निद्रा शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है ना? कान नहीं है, मोर नहीं है, बंदर नहीं है, कौन सा सही हो जाएगा? इसका मतलब गुरुजी आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, निद्रा। वहीं कान की अगर मैं बात करता हूं तो कान का तत्सम यानी संस्कृत शब्द कर्ण होता है, मोर का मयूर होता है और बंदर का बानर होता है प्यारे साथियों। ये हम सभी को पता होना चाहिए था। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल एक ही चीज है, बिल्कुल है। नारी, महिला, औरत एक ही चीज है, बिल्कुल। पहाड़, पर्वत, पुस्तक ये एक ही वस्तु नहीं है, ये अलग अलग शब्द है, यानी आंसर सी हो जाएगा। आग, अग्नि, अनल ये भी बिल्कुल सेम है, पर्यायवाची एक दूसरे के हैं। तो बच्चे 16वें प्रश्न का आंसर आप सी लगाते हुए आगे बढ़ेंगे और 17वें प्रश्न को करेंगे। करिए सभी लोग। प्रश्न क्या है पढ़िए एक बार अच्छे से। गरीबों को खाना दो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? को विभक्ति आई है। अगर आप कारक पढ़े हैं तो आप ये जानते हैं कि को विभक्ति जो है वो कर्म कारक के लिए आती है और संप्रदान कारक के लिए आती है, दोनों के लिए आती है। तो गुरुजी कैसे अंतर बताएंगे? तो कर्म कारक में कर्म में के साथ आती है, लेकिन संप्रदान में को अगर विभक्ति आ रही है तो समझना कि उस वाक्य में देने का भाव होगा। जैसे यहाँ गरीबों को खाना देने का मतलब भाव है और को विभक्ति आ रही है, तो सीधा सीधा आपका जो आंसर हो जाएगा 101% संप्रदान कारक होगा। यानी 17वें प्रश्न का आंसर बी लगाते हुए आगे बढ़े। 18वें प्रश्न की जब बात करेंगे तो क्या है इसका आंसर देखते हैं। कृष्ण जी के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, में कौन सा व्यय है? कृष्ण जी के बाद के बाद के पहले, ये क्या दर्शाता है? ये स्थान दर्शाता है। और बच्चे यहाँ पर बच्चे ये आएगा क्रिया विशेषण के अंतर्गत, तो आंसर इसका ए लगाते हुए चलिए। मैं बात करूं 19वें प्रश्न की, वह मेघा को पुस्तक देती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया पूछिए। किसको देती है? मेघा को, एक कर्म। क्या देती है? पुस्तक, दो कर्म। अब सोचो 1 + 1 = कितने होते हैं? 2। दो कर्म के साथ अगर क्रिया आई है तो क्या कहलाएगी? द्वे कर्मक क्रिया कहलाएगी। आपको इसका आंसर बी लगाना पड़ेगा। तो बच्चे 19वें प्रश्न का आंसर बी लगाए। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पर पक्षी करता है और उड़ रहे हैं क्रिया, यहाँ पर कर्म नहीं। गौरव सोता है, यहाँ गौरव करता है और सोता क्रिया, यहाँ पर भी कर्म नहीं है, यहाँ पर भी कर्म नहीं है। लेकिन श्याम ने मेज की सफाई की, है ना? तो यहाँ पर मेज क्या है? कर्म है। तो आंसर ऑप्शन डी लगा देंगे। आइए चलते हैं 20वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी लगाते हुए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? संख्या अगर कभी भी पूछ लेंगे तो आंसर 11, लेकिन अगर कभी भेद पूछ लें कि सर्वनाम के भेद कितने हैं तो आंसर आपको 6 लगाना है। 22वां प्रश्न आपके सामने है, भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बच्चे याद रखना, इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। 22वें प्रश्न का आंसर सी लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। माँ के बिना बच्चा रोता होगा, वाक्य वर्तमान काल का कौन सा प्रकार है? बच्चा रोता होगा, बच्चा रोता होगा। तो याद रखना बच्चे, जब भी ऐसा कोई वाक्य है जिसमें होगा शब्द आएगा तो वहां याद रखना संदिग्ध वर्तमान काल लगाया जाता है, यानी ऑप्शन सी। 24वां प्रश्न, गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में क्या होगा? तो गायत्री ने गीत गाया, गायत्री गीत गाती थी? नहीं। गायत्री गीत गाई? नहीं। गायत्री ने गीत गाया, ये इसका सामान्य भूतकाल वाला जो है एग्जाम्पल्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा प्यारे साथी। 25वां प्रश्न आप सभी के बीच रख रहा हूं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है? तो विशेषण में अमूमन ई या इक प्रत्यय लगता है तो विशेषण बन जाता है। जैसे आलस्य में लगा आलसी, तो आलसी क्या हो गया? विशेषण हो गया। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? 26वें प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, प्रश्न पढ़िए जरा ध्यान से। मैं खाता हूँ
ये कर्मवाच्य रूप बताना है। मैं खाता हूं का क्या कर्मवाच्य होगा? मुझसे खाया जाता था, नहीं। मुझसे खाया नहीं जाता, नहीं। मुझसे खाया जाता है, नहीं। मेरे से खाया जाता है, नहीं। मुझसे खाया जाता है, ये होगा। यानी यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मुझसे खाया जाता है। तो आंसर लगा देना ऑप्शन। 27वां प्रश्न लिखा हुआ है, मैं रोज पढ़ता हूँ। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। मैं रोज पढ़ता हूँ, यहाँ पर बच्चे यहाँ पढ़ने की क्रिया क्या? रोज, डेली। और ये रोज पढ़ना, कल, परसों, ये सब कालवाचक होते हैं, समय सूचक होते हैं। तो आंसर सीधा सीधा सी लगा के इसको हम सही कर लेंगे। 28वां प्रश्न बड़ा मजेदार है बच्चे। आपसे विराम चिन्ह पूछा है, योजक चिन्ह कैसा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि योजक चिन्ह बच्चे ऐसा होता है। आपके जो ऊपर लिखा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये सब जानते होंगे। ये वाला जो है बच्चे ये विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है, तो ये आप जानते होंगे, ठीक है। ये वाला जो है वो योजक चिन्ह कहलाता है, तो ऑप्शन सी रहता है। एक मजेदार प्रश्न, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो मैं आपको बता दूं कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई बड़ा ही सुंदर ये खंड काव्य है, जयद्रथ वध। 31वां प्रश्न देखते हैं बच्चे, लिखा है छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो बच्चे ये संयुक्त स्वरों में आती है, ये संयुक्त स्वरों में आती है, याद रखना। और इसका निर्माण भी किससे हुआ है? तो ध्यान रखना, का धन शा से मिलकर क्या बनता है? छा बनता है, ये ध्यान रखना। तो ये है वो सी आंसर इसका हो जाए, ठीक है। आखिरी प्रश्न देखिए, बा उपसर्ग किसमें लगा हुआ है? तो वदबू में लगा है, नहीं। बदबू में बद लगा है, ये है बद धन बू। तो इसमें तो बद उपसर्ग है, तो ये तो नहीं है। बदौलत में बिल्कुल बा लगा है, बदनाम में बद, हजमी में बद लगा है, लेकिन बदौलत में दौलत मूल शब्द है और इसमें बा लगा है, यानी सी बी आंसर आपका हो जाए। तो ये थे बच्चे आज के प्रश्न जो कि हुए समाप्त। आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार प्रश्नों के लिए भूपेंद्र सर ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरा साथ देंगे, और ऐसे ही मजेदार प्रश्न डेली पढ़ते जाएंगे। यूपीजी के याद रखना, यूपीजी के प्रश्न मैं सारे कराऊंगा आपको। हिंदी के मैं सारे प्रश्न कराऊंगा, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, आरओ के एग्जाम्स के लिए हो, या यूपीएसआई के लिए हो, या फिर सुपर टेट के लिए हो। सारे एग्जाम्स के लिए आपको हिंदी और यूपीजी को यहाँ मिल जाएगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।